Hello students, I am Abhishek Kumar. I am Faculty of Computer Science and Engineering in अध्ययन इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इसके पहले हम लोग बात करते हैं अध्ययन के बारे में। अध्ययन इंस्टीट्यूट रांची के अभिनंदन कॉम्प्लेक्स प्लाजा चौक रांची में इसका एड्रेस है। इसकी खासियत क्या क्या है कि अध्ययन इंस्टीट्यूट में जो भी फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। लगभग ये 14 सालों से रांची में अपनी सर्विस दे रही है और इसलिए इसके बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स आज बहुत सारे अच्छे कंपनीज़ में प्लेस्ड हैं, अच्छे पोजीशन में प्लेस्ड हैं। दूसरी बात, यहाँ पर सारे ऑल ब्रांचेस, यहाँ पर जो क्लासेस होते हैं वो ऑल ब्रांचेस के होते हैं। मीन्स आप सिविल ब्रांच के हों, मैकेनिकल ब्रांच के हों, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हों, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, तो सारे ब्रांचेस के क्लासेस होते हैं यहाँ पर। सारे ब्रांचेस के ऑल सेमेस्टर्स, ऐसा नहीं कि आप एक क्लास सेमेस्टर में पढ़ लिए, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पढ़े, उसके बाद आपको 3rd सेमेस्टर का क्लास नहीं मिल रहा है या 4th सेमेस्टर का क्लास नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हर ब्रांचेस के और हर सेमेस्टर मतलब 1 से लेकर के 6 पूरा 1 to 6 सेमेस्टर तक के क्लासेस यहाँ पर दिए जाते हैं। साथ में ऑल पेपर्स, मतलब ऐसा भी नहीं कि अगर आप किसी सेमेस्टर में क्लास कर रहे हैं, सपोज आप सेमेस्टर 4 में अगर हैं अभी, या अगर आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक पेपर पढ़ाया जाएगा या 2 पेपर पढ़ाया जाएगा और बाकी पेपर्स के क्लासेस नहीं मिलेंगे, उसके लिए कहीं और जाना होगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट पैकेज मीन्स आपको ऑल पेपर्स पढ़ाए जाएंगे एक सेमेस्टर का, और वो ऑल सेमेस्टर के क्लासेस यहाँ पर होते हैं। फिर यहाँ पर D2D के क्लासेस भी होते हैं, जो कि अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको डिग्री की तो करना ही चाहिए, और अगर आप डिग्री की नहीं करते हो तो शायद डिप्लोमा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस फिर रह नहीं जाता है। तो यहाँ पर D2D के क्लासेस भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रेगुलर क्लासेस दिए जाते हैं। सारे सब्जेक्ट, सारे ब्रांचेस के जो क्लासेस होते हैं वो रेगुलर क्लासेस दिए जाते हैं। अभी कोविड के सिचुएशन में यहाँ पर क्लासेस को, जैसे हमने कहा कि रेगुलर क्लासेस होते हैं तो क्लास इंटरप्ट ना हो, इसके कारण यहाँ पर कोविड के सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए गए। ऑनलाइन क्लासेस भी दिए जाते हैं जो कि हमारे ऐप में लिए जाते हैं। इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उसमें हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है। क्लासेस, लाइव क्लासेस भी लिए जाते हैं, और जो स्टूडेंट क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं किसी मजबूरी या किसी अर्जेंसी के कारण, तो उनके लिए हम लोग रिकॉर्डेड वीडियोज़ को भी अपलोड करते हैं। जो भी क्लास होता है उसका वीडियो भी अपलोड किया जाता है। तो ऑनलाइन क्लासेस है, लाइव क्लासेस भी आप कर सकते हैं, और अगर आप अटेंड नहीं कर पाए हैं तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस, अपलोडेड वीडियोस को आप देख सकते हैं, जो कि ऐप में अवेलेबल होता है। तो आप 24/7 कभी भी उस ऐप में जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपका लेक्चर मिस हो गया है तो। नेक्स्ट है यूनिट वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज नोट्स। पहले यूनिट वाइज नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ऐप में, जैसे आप बोले कि आप 24/7 कभी भी जा करके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, दिन में या रात में कभी भी। साथ में हम लोग जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, जनरली अगर हम आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दें या कहीं और, तो वो कहीं लॉस्ट हो सकता है, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस ऐप में अगर यूज़ करते हैं, जो कि आपके ईमेल ID से रजिस्टर्ड होता है, तो आप कभी भी उस नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। मतलब आपका PDF या जो नोट्स है कभी लॉस्ट नहीं होगा। आप कभी भी एनी टाइम उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कितनी बार भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग यूनिट वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं हर एक सब्जेक्ट का। नेक्स्ट है डाउट क्लियरिंग क्लास। मीन्स अगर आप क्लास करने के बाद भी या तो मिस हो गया, जैसे आपने वीडियोस को देखा, वीडियो के बाद आपको कुछ डाउट पूछना हुआ, लाइव क्लासेस के स्टूडेंट तो लाइव क्लास में डाउट पूछ लेते हैं, लेकिन जो रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं उनको अगर डाउट रह जाता है तो उनके लिए फिर डाउट क्लियरिंग क्लास रखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो लाइव क्लास में डाउट रह गया तो वो नहीं पूछ सकते हैं। जो लाइव क्लास में अगर किसी का डाउट क्लियर नहीं हुआ, या फिर वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियोस देखने के बाद भी अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आप डाउट क्लियरिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो अलग से वो क्लास शेड्यूल किया जाता है और वहाँ पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट वाइज टेस्ट। हम लोग एक एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद उसका टेस्ट लेते हैं, जो कि स्टूडेंट के ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपको खुद एनालाइज करना, मतलब आपके लिए हेल्पफुल है। आप एनालाइज कर पाते हो कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, जिसके लिए भी आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। यूनिट वाई, ये प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस के लिए लास्ट ईयर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम अभी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, प्रीवियस ईयर का सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं प्रोवाइड करेंगे हम, सॉल्यूशन के साथ साथ उसका डिस्कशन, हम आपके सामने उसका डिस्कशन भी करेंगे
कि आंसर ऐसा नहीं कि अगर सपोज एमसीक्यू क्वेश्चन है तो सिर्फ आंसर बता दिया, ऐसा नहीं। हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि आंसर कैसे करना और क्यों, वो अगर वो ऑप्शन सही है तो क्यों होगा। तो आंसर भी देंगे और उसके साथ उसका डिस्कशन भी। एंड मॉडल सेट प्रैक्टिस, जब एग्ज़ाम आने वाला है, अपकमिंग एग्ज़ाम, जैसे अभी 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर जैसे कोविड का सिचुएशन अभी ठीक हो रहा है तो अभी एग्ज़ाम पॉसिबल है कि हो सकता है ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो उस तरह का एक मॉडल सेट प्रैक्टिस कराएंगे हम आप लोगों के लिए सामने। तो अगर आज तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब कभी भी हम लोग वीडियोज़ को अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप अपडेट रह सकें। अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप अपडेटेड नहीं होंगे, आपको पता नहीं चल पाएगा कि लेक्चर्स हो गए या वीडियोज़ अपलोड हुआ या PDF वगैरह। तो मतलब आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आपको बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन जो है। तो जैसा कि हम पहले ही बता दिया अपने बारे में कि हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच के फैकल्टी हैं, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे पेपर नेटवर्क सिक्योरिटी। लास्ट ईयर जो 6 सेमेस्टर का पेपर है, हम लोग डिस्कशन किसका कर रहे हैं, सेमेस्टर 6, और ब्रांच कौन सा, CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेमेस्टर 6 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया नेटवर्क सिक्योरिटी में, उसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि क्या क्वेश्चन आया था नेटवर्क सिक्योरिटी। फर्स्ट क्वेश्चन जो था 2020 में नेटवर्क सिक्योरिटी पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन, अ रिस्क इज द लाइक्लीहुड ऑफ अ थ्रेट source taking advantages of a vulnerability to an information system. Risk left over after implementing safeguard is known as। मतलब क्या है कि जो अटैकर होता है, जनरली जो थ्रेट्स होते हैं, जो अटैकर होता है वो बहुत सारी वीकनेसेस, वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है वीकनेसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम का वीकनेसेस को यूज़ करना चाहता है और उस पर कुछ अटैक करना चाहता है। रिस्क लेफ्ट ओवर आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग सेफ गार्ड, मतलब बहुत सारे सेफ गार्ड या प्रिकॉशंस के बाद भी रिस्क रह जाता है। तो इस तरह के रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं, और इस तरह के रिस्क को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट का बी आंसर इज रेसिडुअल रिस्क। रेसिडुअल रिस्क मतलब वो इस तरह के रिस्क को कह रहे हैं हम, इस तरह के वीकनेसेस जिसमें बहुत सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी हमने बहुत सारा अटेम्प्ट किया, सिक्योरिटीज लगाया, फिर भी हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी उतना लगाने के बाद भी बहुत सारे वीकनेसेस रह जाते हैं, थ्रेट के चांसेस रह जाते हैं। उस तरह के हम लोग अटैक्स को क्या बोलते हैं या रिस्क को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल रिस्क। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following describes the first step in establishing an encrypted session using a DES key, means data encryption standard key। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टेप इन एस्टैब्लिशिंग एन इनक्रिप्टेड सेशन। जब आप इनक्रिप्टेड सेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहला स्टेप क्या होता है, जब हम लोग DES एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, ऑप्शन दिया हुआ इसमें, की क्लस्टरिंग, की कंप्रेशन, की साइनिंग एंड की एक्सचेंज। एंड राइट आंसर इज डी, की एक्सचेंज। की एक्सचेंज ये कैसे हुआ फर्स्ट, जैसे हम लोग इंक्रिप्शन के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं इंक्रिप्शन के या क्रिप्टोग्राफी के। तो की एक्सचेंज उसमें क्या टर्म है, जैसे आप A एंड B अगर सपोज कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, A एंड B, तो हम लोग जैसा पब्लिक की एंड प्राइवेट की, अगर हम लोग सिमेट्रिक के असिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक में तो सिंगल की यूज़ होता है, सबको पता है, सिंगल की से इनक्रिप्ट होता है और डिक्रिप्ट भी होता है। लेकिन असिमेट्रिक में क्या होता है कि पब्लिक की से अगर हम लोग इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो उसका प्राइवेट की से डिक्रिप्शन होता है।
तो की एक्सचेंज मतलब क्या है कि आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको की शेयर करना होगा। सपोज इसके पास एक पब्लिक की है और एक प्राइवेट की है, पब्लिक एंड वन सेकेंड वन इज प्राइवेट की, पीवीटी प्राइवेट की। सबके पास इसी तरह का, इसके पास भी एक पब्लिक की होगा और इसके पास भी एक प्राइवेट की होगा। तो जब ए कम्युनिकेशन करना चाहता है, मतलब ए सेंड करना चाहता है अगर, तो ये मैसेज जो भी सेंड करेगा तो वो क्या यूज़ करेगा, बी का पब्लिक की। तो ये पब्लिक की इसे कैसे इनकोड करेगा, जब इसको पब्लिक की पता होगा तो इसके लिए क्या करना होगा, ये अपना पब्लिक की इसको शेयर करता है उसी तरीके से। अच्छा, जब ये इसको पब्लिक की मिल जाता है तब ये उसको इनकोड करेगा और भेज देगा। तो याद रखना, अगर वो ए का पब्लिक की से इनक्रिप्ट होगा तो ए के प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। अगर बी के पब्लिक की से इनक्रिप्ट होगा तो बी के ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। तो हम मैसेज किसके लिए सेंड कर रहे थे, बी के लिए। तो अगर बी के लिए सेंड कर रहे हो तो बी के ही पब्लिक की से इनक्रिप्ट करना होगा, क्योंकि अगर इसके पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर देंगे तो फिर इसी के प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। लेकिन यहाँ तो डिक्रिप्ट किसको करना होगा, जो रिसीवर है। तो रिसीवर को जब डिक्रिप्ट करना है तो उसी के पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर दो, नहीं तो अगर अपने पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर दोगे तो फिर इसी से डिकोड होगा, और डिकोड हमको नहीं करना, उसको करना है। इसीलिए उसी के पब्लिक की से इनक्रिप्ट करना होगा ताकि वो प्राइवेट की से अपना डिकोड कर ले। तो इसके लिए क्या करना होगा, की एक्सचेंज करना होगा। तो ये की इसके पास आना चाहिए। उसी तरीके से अगर बी मैसेज भेजना चाहता हो कभी, तो ये क्या करेगा, ए का पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा ताकि जब मैसेज आ जाए तो ए क्या करेगा, अपने प्राइवेट की से उसको डिकोड कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। तो इसके लिए दोनों को एक दूसरे से क्या करना पड़ता है, की एक्सचेंज करना पड़ता है। तो ये पहला स्टेप होता है जब हम लोग डीएस एल्गोरिदम यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज की एक्सचेंज। Third question is, what type of cryptoanalytic attack where an adversary has the least amount of information to work with means क्रिप्टो एनालिसिस समझो पहले। क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है, जनरली जब हम लोग मैसेज भेजते हैं क्रिप्टोग्राफी में इनक्रिप्ट करने के बाद, तो इंटेंशन क्या होता है कि जो हमने इनक्रिप्ट किया है मैसेज वो सिर्फ डिकोड कौन करेगा, जो इंटेंडेड रिसीवर है, जिसके लिए हमने भेजा एक्चुअल रिसीवर। क्योंकि अगर वो बीच में कोई थर्ड पार्टी या हैकर अगर उसको रिसीव करता है तो वो डिकोड ना कर पाए। तो हमारा इंटेंशन होता है कि सिर्फ रिसीवर ही, उसका जो एक्चुअल रिसीवर है, इंटेंडेड रिसीवर है, सिर्फ वही डिकोड कर पाए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई ये बिना की का, और इसके लिए क्या होता है डिकोड करने के लिए, जैसे अभी हम लोग की एक्सचेंज करते हैं तो की अगर होगा उसके पास तभी वो डिकोड कर पाएगा। लेकिन एक थर्ड पर्सन जिसके पास ना एक्चुअली की नहीं होता है और वो विदाउट की उसको डिक्रिप्ट करने का कोशिश करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिप्टो एनालिसिस। तो क्वेश्चन क्या था इसमें, क्रिप्टो एनालिटिक अटैक एक अटैक है जिसमें बिना की का डिक्रिप्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। वेयर एन एडवर्सरी का मतलब होता है यहाँ पर एक अटैकर हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके पास सबसे कम इंफॉर्मेशन होता है, टू वर्क विथ। उसको जब बिना की का एक साइफर टेक्स्ट को या आप कह सकते हैं इनकोडेड मैसेज को जब वो डिकोड करना चाहता है तो सबसे कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, तो वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए जैसा दिया हुआ है, नॉन प्लेन टेक्स्ट, सेकेंड वन इज साइफर टेक्स्ट ओनली एंड plain text only, and D chosen cipher text, and right answer is B, third का B, answer will be cipher text only। इसमें क्या होगा, साइफर टेक्स्ट ओनली में मीन्स अटैकर जो है थर्ड पार्टी है, हम लोग क्या बोले क्रिप्टो एनालिसिस में बिना की का डिक्रिप्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रिप्टो एनालिसिस। तो उसके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ साइफर टेक्स्ट मिलता है जब उसको, तो जी सिर्फ साइफर टेक्स्ट है, की है नहीं उसके पास और नथिंग, और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। तो उसको जब वो डिकोड करना चाहेगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो डिकोड कर पाएगा, मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके पास, सबसे कम। लेकिन इसके अलावा अगर जैसे उसको साइफर की के अलावा जैसे मिल जाए कुछ और, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है नॉन प्लेन टेक्स्ट। नॉन प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, साइफर टेक्स्ट ओनली में तो समझ में आ रहा है कि सिर्फ साइफर टेक्स्ट मिलता है। मान लो हम ए है, ए ने सेंड किया बी को, सेंडर एंड रिसीवर, और वो इनकोडेड फॉर्मेट में गया। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी क्या कर लिया, एक्स नाम का पर्सन वो मैसेज को रिसीव कर लिया, तो वो सिर्फ क्या रिसीव कर सकता है, सिर्फ साइफर टेक्स्ट ओनली। तो उसको डिकोड करना मुश्किल हो जाता है, तो वो बिना की का डिकोड करने का कोशिश करता है। लेकिन एक ऑप्शन और दिया हुआ है नॉन प्लेन टेक्स्ट,
नॉन प्लेन टेक्स्ट। तो नॉन प्लेन टेक्स्ट का मतलब अटैक क्या होगा, क्या वो प्लेन टेक्स्ट को जान रहा है? जब प्लेन टेक्स्ट को जान ही जाएगा तो फिर क्रिप्टोग्राफी कहाँ से हुआ? हम तो प्लेन टेक्स्ट सेंड ही नहीं किए। हम लोगों ने क्या सेंड किया, प्लेन टेक्स्ट को पहले इनक्रिप्ट किया, साइफर टेक्स्ट को सेंड कर देते हैं। तो अब अटैकर जो है थर्ड पार्टी, तो ये किस तरह का अटैक है या किस तरह का क्रिप्टो एनालिसिस है? नॉन प्लेन टेक्स्ट क्रिप्टो एनालिसिस। इसमें का मतलब है कि उसके पहले उसके पास बहुत सारा पैटर्न रिकॉर्डेड होता है। जैसे मान लो कि ABC, ये पहले का कोई प्रीवियस मैसेज है, उसको पता है कि इसका कोड XYZ है। PQR है, इसका कोड पता है उसको, LMN, इस तरह का कोडिंग है। तो प्लेन टेक्स्ट है और प्लेन टेक्स्ट का कुछ कॉम्बिनेशन, कि इस प्लेन टेक्स्ट का ये साइफर था, इस प्लेन टेक्स्ट का ये साइफर था, तो वो गेस कर सकता है कि अच्छा इस प्लेन टेक्स्ट का क्या साइफर हो सकता है। तो इस तरह का बहुत सारा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट रहता है इसके पास। इसको बोलते हैं नॉन प्लेन टेक्स्ट क्रिप्टो एनालिसिस। मतलब उसको बहुत सारा प्लेन टेक्स्ट का पैटर्न पता होता है कि अच्छा ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटीज है, दिस इज नोन एज नॉन प्लेन टेक्स्ट। तो इसमें तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, मतलब आपको प्रीवियस पहले से कुछ प्लेन टेक्स्ट और उसके साइफर भी पता है, लेकिन सबसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, लीस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे कम जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, साइफर टेक्स्ट ओनली, कि सिर्फ अटैकर को क्या मिलना चाहिए, साइफर टेक्स्ट, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, Which of the following is an example of simple substitution algorithm? सिंपल सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट जो होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, सिंपली सब्सटीट्यूट कर देते हैं। उसमें बहुत सारा एल्गोरिदम है, जैसे शिफ्ट कर देना है उसको एक पोजीशन, दो पोजीशन, जैसा कि सीजर साइफर हम लोग पढ़ते हैं। तो सीजर साइफर में क्या करते हैं, जैसे मान लो ABC है, तो सबको अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो मान लो कि की दिया हुआ है 2, मतलब 2, तो सारे अल्फ़ाबेट्स को 2 शिफ्ट कर दो, तो A की जगह क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख लो, दो पोजीशन इधर ही, AB और CDE, इसका मतलब है A का C हो जाएगा, B का D और ये। अगर 3 पोजीशन रहता तो ABC का मैसेज क्या हो जाता, 3 पोजीशन शिफ्ट करना होता तो ABC, अब यहाँ 3 पहले लिखा, उसके बाद स्टार्ट होगा इधर DEF। तो देखो ये 3 पोजीशन शिफ्ट किए, यहाँ पर 2 पोजीशन शिफ्ट किए, तो A का D हो जाएगा, B का E और C का F। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सब्सटीट्यूशन साइफर कौन सा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सब्सटीट्यूशन एल्गोरिदम? RSA एल्गोरिदम, DES एल्गोरिदम, सीजर साइफर एल्गोरिदम, ब्लोफिश एल्गोरिदम। एंड राइट आंसर इज सीजर साइफर एल्गोरिदम, जैसा अभी हम बात कर रहे थे। सिंपली सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम लोग। फोर्थ का C। साइफर। फिफ्थ क्वेश्चन, द गोल ऑफ क्रिप्टो एनालिसिस। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, क्रिप्टो एनालिसिस बिना की का डिक्रिप्ट करने का कोशिश करता है कोई अटैकर, तो क्या गोल होगा उसका? ऑप्शन दिया है A, फोर्स्ड कोडेड सिग्नल्स दैट विल बी एक्सेप्टेड एज ऑथेंटिक। क्या हम लोग कोई फेक सिग्नल सेंड करेंगे और जिसको रिसीवर समझेगा कि नहीं एक जेन्युइन सिग्नल है या जेन्युइन मैसेज है, क्या ये गोल होता है क्रिप्टो एनालिसिस का? ऑप्शन B, इंश्योर दैट द की हैज़ नो रिपीटिंग सेगमेंट। क्या ये इंश्योर करने के लिए कि जो की हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी बता रहे थे कि 2 या 3 शिफ्ट करने के लिए, तो क्या वो की रिपीटिंग सेगमेंट उसमें है या नहीं? थर्ड ऑप्शन दिया है, रिड्यूस द सिस्टम ओवरहेड फॉर क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन। क्या सिस्टम के ओवरहेड को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन में सिस्टम के ओवरहेड को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है क्रिप्टो एनालिसिस? एंड लास्ट ऑप्शन इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंक्रिप्शन परमुटेशंस रिक्वायर्ड। हाँ, ऑप्शन डी में क्या होगा, लिखा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंक्रिप्शन परमुटेशन रिक्वायर्ड। मतलब वो ना गेस करता है कि अच्छा ये हो सकता है, अरेंज। जैसे सपोज एक मैसेज लिखा हुआ है बाय, इस तरीके से। अब वो क्या कर सकता है, इसको डिकोड करने के लिए बिना की का कर सकता है क्या, कि इसमें क्या क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकता है। इसको अरेंज करके देखते हैं कि पहले y लिखा हुआ है, पहले E को लिख देते हैं, EBY, उल्टा कर दिया, ये कोई मीनिंगफुल नहीं आया। फिर आप चेंज करके देखते हो, B को पहले लिखते हैं, फिर E लिखते हैं और इसको फर्स्ट वाले को लास्ट में लिख देते हैं, ये भी नहीं लग रहा है। और कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, तो पहले क्या लिखा B, फिर फर्स्ट वाले को लिखा Y, फिर लास्ट वाले को लिखा E। और भी हो सकता है कॉम्बिनेशन B,
अच्छा BEY ट्राई कर चुके हैं हम लोग, देन EYB, इस तरीके का बहुत सारा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसमें से एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है बाई, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, बिना की का वो परमुटेशन, बहुत जितने उसके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो ट्राई करता है बिना की का डिक्रिप्ट करने का। तो लास्ट ऑप्शन यही लिखा हुआ था, मीन्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंक्रिप्शन परमुटेशंस रिक्वायर्ड। वो बहुत सारे नंबर ऑफ परमुटेशन रिक्वायर्ड्स को क्या करता रहता है, इसमें डिटरमाइन करता है कि क्या क्या इसका डिकोडिंग करके कोड निकाल सकते हैं। मीन्स डिटरमाइन नंबर ऑफ परमुटेशंस, किसके लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमेट्रिक की एल्गोरिदम। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसा एल्गोरिदम, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जिसमें एक ही की यूज होता है इनक्रिप्ट करने के लिए और उसी की से डिक्रिप्ट भी होता है। और असिमेट्रिक क्या होता है, जिसमें डिफरेंट की यूज होते हैं, जैसे इनकोडिंग के लिए अगर पब्लिक की यूज हो रहा है तो डिकोडिंग के लिए प्राइवेट यूज होगा। मतलब दोनों अलग अलग, इंक्रिप्शन के लिए अलग की, डिक्रिप्शन के लिए अलग की। लेकिन सिमेट्रिक वाले में क्या होगा, एक ही की से, सिमेट्रिक का मतलब सिंगल की यूज होता है, इसमें उसी से इंक्रिप्शन होगा उसी से डिक्रिप्शन होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमेट्रिक की एल्गोरिदम, कौन सा इसमें सिमेट्रिक की एल्गोरिदम नहीं है। RC4 सिमेट्रिक है, ब्लोफिश सिमेट्रिक है, DES सिमेट्रिक है, RSA दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो आंसर इज RSA एल्गोरिदम जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, ये असिमेट्रिक में आता है। और बाकी जो 3 हैं ये तीनों सिमेट्रिक हैं, ये सिमेट्रिक की एल्गोरिदम, एक ही की से इनमें इनकोडिंग और डिकोडिंग होता है। नेक्स्ट 6th नंबर, अच्छा ये 6 डिस्कस किया हम लोगों ने, 6th का भी। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द स्टेप प्रायर टू एन इनक्रिप्टेड सेशन यूजिंग DES एल्गोरिदम। देखो यहाँ पर थोड़ा देर पहले हम लोग एक की एक्सचेंज को डिस्कस किए थे, इसमें पहला स्टेप था ये कि जब आप DES एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहला स्टेप क्या होता है, तो वो की एक्सचेंज की, पहले की एक्सचेंज करो, एक दूसरे का पब्लिक की हम लोग शेयर करते हैं, हम भी अपना पब्लिक की सबको बताएंगे, कोई और भी अगर पार्टी है तो वो भी हमको अपना पब्लिक की बताएगा। तो ये की एक्सचेंज हो गया ताकि मैसेज को इनक्रिप्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं, ये तो फर्स्ट स्टेप था, प्रायर टू द इंक्रिप्शन, उसके पहले, इंक्रिप्शन प्रोसेस से पहले, डिस्क्राइब्स द स्टेप प्रायर टू एन इंक्रिप्टेड सेशन, इंक्रिप्टेड सेशन से भी पहले का स्टेप क्या होगा इसमें DES एल्गोरिदम में। एंड ऑप्शन इज की क्लस्टरिंग, की कंप्रेशन, की साइनिंग, की एक्सचेंज। की एक्सचेंज तो नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, हम बात कर रहे हैं कि नहीं इंक्रिप्शन स्टार्ट हो गया है, एक्सचेंज की एक्सचेंज किया मतलब इंक्रिप्शन प्रोसेस शुरू हो गया, ये पहला स्टेप था। वो बोल रहा है उसके पहले क्या होता है, प्रायर टू की एक्सचेंज या प्रायर टू स्टार्ट इंक्रिप्शन। तो आंसर इज C एंड की साइनिंग। ये क्या है, की साइनिंग। जैसे हम लोग डिजिटल सिग्नेचर जानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि कोई डॉक्यूमेंट है उसमें हम लोग एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब एक की, उस की को, एक कोड को हम लोग अटैच करते हैं, डिजिटली साइन किए किसी डॉक्यूमेंट को हम लोग उसको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद उसमें ये इंक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस आता है कि हम लोग की एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद उसको इंक्रिप्ट करके हम लोग की के थ्रू सेंड कर देंगे, साइफर फॉर्मेट में चला जाएगा, फिर रिसीवर के तरफ उसको वापस की के थ्रू डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट वैलिड है कि नहीं। बट थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग जैसे जानते हैं असिमेट्रिक, यहाँ सिमेट्रिक था, असिमेट्रिक की बात की कि हम लोग अलग अलग की यूज़ करते हैं, एक से इनक्रिप्ट एक से डिक्रिप्ट होता है असिमेट्रिक में। डिजिटल सिग्नेचर में भी वही होता है, थोड़ा सा चेंज है, उल्टा होता है इसमें कि प्राइवेट की से साइन करता है, जो साइनर है, साइन जो कर रहा है डॉक्यूमेंट को, वो साइनर क्या करता है, अपने प्राइवेट की से डॉक्यूमेंट को साइन करता है प्राइवेट की से। जब वो चला जाता है तो नेटवर्क में बहुत सारे लोगों को रिसीव करेगा, और जब वो डिकोड होगा तो उसके पब्लिक की से होगा, तो वो अपना पब्लिक की सबको शेयर करके रखता है, और उस पब्लिक की से जितने भी उसके रिसीवर्स हैं उस डॉक्यूमेंट को ये वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट वैलिड है, क्या ये सिग्नेचर इसमें जो है वो वैलिड है या नहीं है। तो की साइनिंग जो होता है वो की एक्सचेंज से पहले होता है। हम लोग डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करने के लिए
जो साइन यूज़ करते हैं वो इंक्रिप्शन प्रोसेस के पहले होता है। तो आंसर इज की साइनिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द लाइक्लीहुड ऑफ अ थ्रेट सोर्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ वल्नरेबिलिटी इज कॉल्ड। जब कोई थ्रेट सोर्स मीन्स अटैकर एडवांटेज लेना चाहता है, वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस, किसी सिस्टम के वीकनेसेस का एडवांटेज लेना चाहता है कोई अटैकर, जैसे सपोज हम हैं एक अटैकर, हम आपके कंप्यूटर का जो भी वीकनेस है, आपके मोबाइल में कुछ बग है, कुछ इशू, सिक्योरिटी इशू है, तो उस वीकनेस को का फ़ायदा हम उठाना चाहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? वीकनेसेस का फ़ायदा अगर कोई अटैकर उठाना चाहता है तो इसको क्या वल्नरेबिलिटी कहेंगे, थ्रेट कहेंगे, रिस्क कहेंगे या एक्सपोजर कहेंगे? एक्सपोजर का मतलब तो हुआ कि वो सामने ओपन हो जाना, वो तो हो नहीं रहा है। थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड वीकनेसेस एंड राइट आंसर इज रिस्क। ये क्या एक रिस्क है कि हमारे सिस्टम में जो वीकनेसेस हैं उसका कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हमारे सिस्टम का ये रिस्क है। एंड राइट आंसर इज सी, रिस्क। मीन्स जब कोई अटैकर आपके सिस्टम के वीकनेसेस का फ़ायदा उठाना चाहता है, एडवांटेज लेना चाहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिस्क। मतलब ये उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम का जिसका कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। मतलब आपके सिस्टम का ये रिस्क है कि कोई उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में नेटवर्क सिक्योरिटी से लास्ट ईयर। इसके अलावा जो आगे क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सेकेंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट तो ऑब्जेक्टिव था, एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड का भी 3 कैटेगरी है, 2 का ए, 2 का बी एंड 2 का सी, ऐसा क्वेश्चन है। तो सेकेंड का ए, डिस्क्राइब व्हाट आर द मेजर मोटिव्स बिहाइंड अटैक्स डन बाय द साइबर क्रिमिनल्स। साइबर क्रिमिनल्स जब अटैक करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, तो उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या हो सकता है अटैक करने के? अटैक, व्हाट आर द मोटिव्स बिहाइंड द अटैक्स बाय द अटैकर्स ऑन साइबर, ऑन इंटरनेट। तो मेजर मोटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? मोटिव्स ऑफ एन अटैकर, एक अटैकर का क्या क्या मोटिव हो सकता है? आप खुद सोचो कि कोई चोर अगर चोरी करता है तो क्या क्या पर्पस हो सकता है, किस किस रीजन से वो चोरी करना चाहता है। तो हम लोग यहाँ पर साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, इंटरनेट में जो होता है साइबर क्राइम यूजिंग इंटरनेट। तो उन अटैकर्स का मोटिव क्या हो सकता है? सबसे पहला, किसी भी चीज़ का अगर कोई अटैक होता है तो सबसे पहला जो मोटिव किसी का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। तो सबसे पहला जो मोटिव है दैट इज फाइनेंशियल। फर्स्ट मोटिव इज फाइनेंशियल मोटिव। मतलब कोई हैक कर लेता है आपके आईडी को, आपके पासवर्ड को, पिन नंबर को हैक करना चाहता है, या बहुत तरह के और प्रोसेसेस है। जैसे अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हम लोग तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो उसमें फिशिंग है, स्पूफिंग है, स्पैमिंग है, और भी बहुत तरह के अटैक्स हैं, डिनायल ऑफ सर्विस है, बहुत तरह के अटैक्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स भी। हम लोग हर लेयर, OSI मॉडल के 7 लेयर्स में अलग अलग तरह के अटैक्स होते हैं। तो फाइनेंशियल जब अटैक होगा, अटैकर फाइनेंशियल इंटेंशन से अगर अटैक कर रहा है तो क्या करेगा कि किसी का पैसा चुरा लेना। इसमें और क्या हो सकता है, जैसे हम लोगों कुछ दिन पहले एक वायरस का नाम सुना था, एक अटैक का नाम सुना होगा, रैंसमवेयर। मतलब जैसे अगर जनरल टर्म में कहें हम लोग, फिरौती मांगना। तो ये किस तरह का अटैक होता है कि इंटरनेट में सारे लोग अगर 24/7 तो कनेक्टेड होते हैं। वो अटैकर क्या करेगा कि आपके कंप्यूटर को या आपके मोबाइल को अगर अटैक किया तो आपके मोबाइल को लॉक कर देता है, और वो लॉक किया तो अपने मर्जी से, अपने पासवर्ड से लॉक किया है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है, हैकिंग पॉसिबल है, तो हैक करके आपके मोबाइल को, कंप्यूटर को लॉक कर दिया। अब वो खुलेगा ही नहीं क्योंकि पासवर्ड आपको पता ही नहीं है, क्योंकि पासवर्ड तो उसने सेट किया है।
अब आपका अगर हम लोगों के कंप्यूटर में अगर मोबाइल में आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली रीसेट कर देंगे, फॉर्मेट कर देंगे। लेकिन अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारा मोबाइल या कंप्यूटर में है, अगर हम फॉर्मेट कर देंगे तो वो लॉस्ट हो सकता है। तो इस केस में तो हम फॉर्मेट कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको कि ओपन करना होगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा अटैकर कि पहले आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, तभी हम आपको पासवर्ड बताएंगे और आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको पे करना होगा। तो इसके यहाँ इंटेंशन क्या था अटैकर का, पैसा मांगना। तो एक मतलब फिरौती क्या होता है, जैसे किसी का आप लोग अपहरण कर लेते हैं, पैसा मांगते हैं कि 2 लाख दो 2 करोड़ दो, तब हम आपके बेटे को छोड़ देंगे, किसी फैमिली मेम्बर को फिरौती मांगते हैं। यहाँ इंटरनेट में भी उसी तरह का टर्म है यहाँ पर रैंसम। तो रैंसमवेयर मतलब इंटरनेट के थ्रू किसी के डेटा को, कंप्यूटर को लॉक कर देना, उसके इंफॉर्मेशन को लॉक कर देना और उसके बदले कुछ अमाउंट चार्ज करना कि अगर आप पे करेंगे तभी हम आपके डेटा को ओपन करेंगे, अदरवाइज आपका डेटा ब्लॉक रहेगा इसी तरह से। तो ये एक हुआ। पिन, किसी का अकाउंट, एटीएम सुनते होंगे कि किसी सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट से इतना लाख रुपया है, कोई चोरी कर लिया, अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लिया। तो इस तरह का जो भी अटैक है, तो फाइनेंशियल, पहला इंटेंशन क्या होगा, पहला मोटिव क्या होगा किसी भी अटैकर का, फाइनेंशियल मोटिव, किसी के अकाउंट से पैसा चुराना या उससे पैसा मांगना। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे बहुत लोगों का होता है क्या इंटेंशन कि वो सोसाइटी में या अपने सर्कल में थोड़ा सा रेस्पेक्ट चाहते हैं, इंटेंशन, स्पेशल अटेंशन चाहते हैं। आप बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जो आपके ग्रुप में जो स्पेशल अटेंशन चाहते होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ काम अपने इस तरह जानबूझकर ऐसा काम करते हैं कि लोगों का अटेंशन उनके तरफ आए। वो थोड़ा पॉपुलर बनना चाहते हैं, लोगों के बीच फेमस होना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक जो अटैक है, नेक्स्ट मोटिव जो होता है वो रेडिकल अटैक, रेडिकल मोटिव। रेडिकल मोटिव में मतलब इस तरह के पीपल, इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो सोसाइटी में या इंटरनेट के वर्ल्ड में कहो कि सोसाइटी में स्पेशल अटेंशंस या फेमस होने के लिए, लोगों के बीच में अपना नाम फैलाने के लिए इस तरह का अटैक करते हैं। और जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो इस तरह का अटैक उनमें पॉसिबल है कि क्योंकि उन लोगों का सर्वर 24/7 ऑन रहता है, तो कभी भी अटैक पॉसिबल है। लेकिन वो रेडिकल अटैक्स को इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि इस तरह का अटैक में जनरली कोई फाइनेंशियल लॉस का रिस्क नहीं होता है। क्योंकि जो अटैक कर रहा है, रेडिकल जो मोटिव है उसका, वो कभी पैसा मांगने के लिए या किसी के सिस्टम को ख़राब करने के लिए, डिलीट करने के लिए, डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, करप्ट करने के लिए नहीं करता है। उसका पर्पस क्या है, सिर्फ कि वो लोगों के बीच में फेमस होना चाहता है, बट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो कंपनी इसको इग्नोर करके चलती है, रेडिकल अटैकर्स को, रेडिकल जो मोटिव से कोई अटैक कर रहा है। तो ये किस तरह के अटैकर्स हो गए, वैसे लोग, जनरली टीनेजर के लोग ऐसे कर सकते हैं कि वो अटेंशन चाहते हैं कि नहीं हम लोगों के बीच में थोड़ा पॉपुलर हो जाएं, तो वो रेडिकल अटैक के, रेडिकल मोटिव के अंदर आएंगे। तीसरा, बिजनेस कंपटीशन। जैसे एक कंपनी, जैसे सिंपली क्या होता है, मान लो 2 दुकान है आमने सामने, दोनों सेम प्रोडक्ट सेल करती है, तो एक का दुकान खूब चलता है, एक का दुकान कम चलता है। तो कॉम्पिटिटर एक दूसरे से जलते हैं, तो वो क्या चाहेगा कि इसको गोली मरवा देते हैं या कुछ ऐसा करेंगे कि उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो इसी तरह का काम यहाँ पर भी होता है इंटरनेट में। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अमेज़न है। तो मान लो कि फ्लिपकार्ट अगर ऐसा सोच ले कि अमेज़न में लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो क्यों नहीं हम अमेज़न का सर्वर को स्लो कर दें। तो इसके लिए वो क्या करेगा, कुछ हायर करेगा, कुछ हैकर्स को, अटैकर्स को कुछ पे करेगा और बोलेगा कि आप उसके सर्वर को जाम कर दो। जैसे कि हम लोग डिनाइल ऑफ सर्विस, DOS अटैक जानते हैं, फ्लडिंग जानते हैं। तो बहुत सारे, आप जैसे करो, कोई भी अटैक यूज़ करो, बट उसके सर्वर को आप बिजी कर दो, स्लो कर दो, कुछ दिन के लिए सर्वर डाउन कर दो, कुछ घंटों के लिए सर्वर डाउन कर दो। तो उससे क्या होगा कि लोग उसमें वेबसाइट में जब शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ शॉपिंग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका सर्वर बिजी है, नॉट रिस्पॉन्डिंग है, पेज खुलेगा नहीं। तो लास्टली उसको खरीदना है तो क्या करेगा, वापस फ्लिपकार्ट में दूसरे ऑप्शन पे जाएगा। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि उसका बेनिफिट फ्लिपकार्ट को ही मिलेगा, क्योंकि अगर अमेज़न का सर्वर हम बिजी कर देते हैं तो हो सकता है कि वो फ्लिपकार्ट में ना आके स्नैपडील में चला जाए, हो सकता है मिंत्रा में चला जाए। फिर भी अटैकर का इंटेंशन होता है कि कम से कम, अब ऐसा एक दुकान के ग्राहक को अगर आप भड़का देते हो तो ये ज़रूर नहीं कि वो आप ही के दुकान में, हो सकता है वो तीसरे के दुकान में चला जाए। लेकिन फिर भी मोटिव तो होता है कि हम नहीं कमाएंगे तो वो भी नहीं कमाएगा। तो इस तरीके का जो अटैक होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस कॉम्पिटिशन अटैक, जो मोटिव हो सकता है बिजनेस कॉम्पिटिशन, या कॉम्पिटिशन इन बिजनेस लिख दो, कंपटीशन इन बिजनेस।
इस पर्पस के लिए अटैक हो सकता है। नेक्स्ट, जैसे अभी जो फ्यूचर का जो वर्ल्ड है, हम लोग जैसे रॉ काम करती है हमारे कंट्रीज़ में, क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या जो नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशू। तो अभी के वर्ल्ड में हर कुछ ऑनलाइन है। जैसे हम अगर इसरो की बात करें, वहाँ पर भी सारा काम इंटरनेट कंप्यूटराइज्ड है। नासा का बात करें, जैसे अभी चाइना ने ट्राई भी किया था कि इसरो के सर्वर को हैक कर ले, जो कि पॉसिबल हालांकि नहीं हुआ। तो जो सबसे बड़ा जो मोटिव हो सकता है, जो सबसे ख़राब अटैक हो सकता है, वो साइबर वॉर। जैसे एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री से अटैक करना चाहेगा, नॉट ओनली कंट्री, जैसे हम लोग एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप का ही बात कर सकते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी का ही बात कर सकते हैं कि वो अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके सर्वर को क्रैश करा देना चाहता है, तो उसको कह सकते हैं। या फिर हम लोग ज़्यादा बेहतर एग्जांपल है कि एक कंट्री, जैसे हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान चाहेगा कि इंडिया के इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर हम हैक कर लें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें, तो इस तरह के जो अटैक हो उसको हम लोग साइबर वॉर कह सकते हैं। कि दो देशों के बीच में जो युद्ध हो गया है, जो लड़ाई हो गया है, वो किस तरह का हो गया, इंटरनेट के थ्रू हुआ है। वो एक दूसरे के इंफॉर्मेशन सिस्टम को ख़राब करने में लगे हैं। और आप खुद सोच लो कि अगर किसी देश का इंफॉर्मेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है, नेटवर्क ख़राब हो जाता है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इसका इंटेंशन क्या होता है, एक दूसरे कंट्री का नेटवर्क का या इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, ख़राब करना। दिस इज़ कॉल्ड साइबर वॉर। और फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि साइबर वॉर होने का चांसेस है, क्योंकि हर कुछ ऑनलाइन है। इवन आपका जो रॉकेट है, मिसाइल्स हैं, ये सब भी कंप्यूटराइज्ड हैं, चिप है, माइक्रो प्रोसेसर से डिपेंड करते हैं। तो अगर सपोज हैक कर लेगा तो उसका डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं हम लोग। जाना कहीं था, सपोज हम यहाँ से अटैक करना चाहते हैं, या सपोज पाकिस्तान से कोई मिसाइल आ रहा है, हम लोग उसको हैक करके डायरेक्शन चेंज कर दें तो वापस वो पाकिस्तान पे ही जाके ब्लास्ट होगा। तो इस तरह सारा कुछ जो है वो साइबर वॉर में यूज हो सकता है। ये अलग मोटिव हो सकता है अटैकर का, साइबर वॉर को क्रिएट करने का। एंड लास्ट मोटिव में भी देखो, जनरली 4 मेजर जो मोटिव्स हो सकते हैं, यही हो सकते हैं। पैसा कमाना हो सकता है, सोसाइटी में आपको स्पेशल अटेंशन चाहिए, उसके लिए कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब क्या, टीनेजर लोग यूज़ करते हैं स्पेशल अटेंशन पाने के लिए। कंपटीशन इन बिजनेस, जैसे हम बात करें, एक कंपनी दूसरे कंपनी को नुकसान पहुंचाती है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। साइबर वॉर हो सकता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के इंफॉर्मेशन सिस्टम को ख़राब करने के लिए यूज़ कर सकता है। और एक होता है पॉलिटिकल इशू हो सकता है या सोशल इशू हो सकता है। मतलब जैसे पॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ, पॉलिटिक्स है। अभी जैसे बोलते हैं ना, ईवीएम हैक हो गया। ऑनलाइन वोटिंग तो है नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटराइज्ड है, और कंप्यूटर है, जो भी कंप्यूटर है, तो अगर वो कनेक्टेड है तो उसको कहीं ना कहीं से, जैसे उसमें प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम को कोई चेंज कर सकता है, उसमें भी चिप लगा हुआ है। तो एक वो पॉलिटिकल इशू उस तरह का हो सकता है कि ईवीएम हैक करके उसका वोटिंग का जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको चेंज कर सकता है लोग। या सोशल, समाज में उस तरह का सोशल इम्पैक्ट का मतलब क्या है, जैसे सोसाइटी में एक तो हो गया, ये रिलेटेड है रेडिकल वाले से। रेडिकल मोटिव आप बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल या सोशल है, क्योंकि सोसाइटी में उसी तरह का सोशल अटैक भी वही होगा। सोसाइटी में स्पेशल अटेंशन पाने के लिए वो कर रहा है, तो वो सोशल मोटिव हो गया। और पॉलिटिकल मोटिव हो गया, जो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को हार्म कर सकता है, उसके रिजल्ट को चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। तो जनरली ये 5 मोटिव्स हो सकते हैं किसी भी अटैकर का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड का बी, एक्सप्लेन DOS डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, DOS अटैक 2 का बी, DOS अटैक। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि अभी और क्वेश्चंस हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस डिस्कस करना है। तो आज के वीडियोज़ में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी जो सेकंड क्वेश्चन, इसके आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो कंप्लीट हम आपको सॉल्यूशन देंगे इस क्वेश्चन पेपर का, जो 2020 में नेटवर्क सिक्योरिटी में पूछा गया है। और ऐसा सिर्फ CSE के ब्रांच के ही स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, अदर जो EC ब्रांचेज के हैं, मैकेनिकल ब्रांचेज, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज, तो अध्ययन आपको हर सब्जेक्ट के, हर पेपर के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।